नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम करंट पर अफेयर करने वाले हैं 10 अप्रैल 2026। दिन होता है शुक्रवार। तो आज की प्रमुख खबरें, हम इस समय थोड़ा सा अपना टेक्निकल इनबिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और तो आप जितने भी हमारे बने हुए हैं, जल्दी से हम क्रॉस कर जाएंगे 1000। तो उसमें आप हमें बताइएगा कि हमें मोनेटाइज करना है कि नहीं, लेकिन पैसे की थोड़ी सी आवश्यकता है। तो आप जैसा भी आदेश करेंगे, आपके बीच में जो वो आ रहा है, ऐड आ रहा है, तो उससे मुझे थोड़ा सा रुपया भी मिलने शुरू हो जाएगा। हाँ, इसमें से आप लोग 11 लोग ना बोल देंगे और मैं 50% अगर यस बोलते हैं तो मैं मोनेटाइज करूँगा, और कुछ 50% यस आधा रेशियो मुझे मिल जाएगा कि मुझे मोनेटाइज करना है कि नहीं, तो मैं उसको ध्यान करूँगा। करना होगा तब बताइए, नहीं करना है तो मैं उसको अवॉइड कर दूँगा। तो हम पढ़ते हैं 10 अप्रैल 2026 की, ये शुक्रवार का है करंट अफेयर। हम सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे, कल जो वीडियो नहीं हो पाया, हम पढ़ते गए और हमने सेल्फी कैमरा खोल दिया था, तो इसलिए आपको जो मेरे अनुज का भी वो ज़्यादा देखते हैं, तो भाई मैं सत्यानंद सागर से क्षमा चाहूँगा। भैया, कल का आपने अगर देखा हो तो उसमें वीडियो नहीं है। मैं आने वाले समय में उस वीडियो को AI जनरेटेड कर दूँगा, मेरा फेस लगा दूँगा, तो उसमें ये हो जाएगा। हाँ, आगे से मैं स्केलर भी सीख रहा हूँ, AI मास्टर क्लास। मैं काफ़ी लोगों को साइन अप कर चुका हूँ, तो जल्दी से आने वाले समय में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो AI के माध्यम से वो वीडियो पड़ जाएगी, तो चित्र हो जाएगा। मैं दोबारा से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आज है 10 अप्रैल 2026। इतिहास और समसामयिक की दृष्टि से आज का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आज का इतिहास 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। तो चल रहा है, मैं थोड़ी सी गलती पे था। विश्व होम्योपैथी दिवस है, तो ये है अपना सेटअप, देख लिया हमने। विश्व होम्योपैथी दिवस ये है आज। विश्व होम्योपैथी दिवस आज डॉक्टर सैमुअल हैलीमैन की जयंती है, जिन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है। यदि उनकी याद में हर साल आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। टाइटैनिक की पहली यात्रा 1912। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक आज ही के दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। समय है 6:52 PM और 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। तो पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि 1995। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मोरारजी देसाई का आज ही के दिन निधन हुआ था। साहित्यिक संदर्भ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए आज का दिन महान लेखकों के कालजयी विचारों को याद करने का है। विशेष रूप से रामधारी सिंह दिनकर की, रश्मि रथी का, शिव मंगल सिंह सुमन की कविताएं आज के दिन और सार्थक बनाती हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, उन्नाव वाले हमारे सुमन जी का कि ये पंक्ति आज भी संघर्ष करने को, तो हम भी अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग जाने, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। कुमार गौरव जी को समर्पित है ये। और कलम से क्रांति हमारे एग्जामपुर वाले भाई साहब विवेक कुमार को भी हमने पढ़ा है, उनको शुरुआत से हमने देखा है, दोनों टीचरों को हमने शुरुआत से देखा है। तो हम उनका भी आभार मानते हैं। उनकी लाइनें अगर कॉपीराइट हो जाएगी तो कुछ रुपया उनको दे दिया जाएगा। आर्थिक अपडेट, क्योंकि आप
आप बाज़ार की हलचल पर नज़र रखते हैं तो आज सराफा बाज़ार और ईंधन की कीमतों में वैश्विक राजनीतिक स्थितियों के कारण उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता का मामूली बढ़त ये देख लेते हैं। हम देख लेते हैं निश्चित रूप से आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और आप साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं तो चलिए आज के दिन दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन और होम्योपैथी का जन्म। आज होम्योपैथी के संस्थापक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती है, तो जयंती की शुभकामना। दर्शन, उन्होंने समान से समान की चिकित्सा का सिद्धांत दिया। महत्वपूर्ण, भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां होम्योपैथी का सबसे व्यापक उपयोग होता है। आज के दिन आयुष मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विशेष साहित्यिक चर्चा, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। आप के पसंदीदा विषयों में से एक रश्मि रथी सूर्य की सारथी का उल्लेख यहाँ प्रासंगिक है। हालांकि यह काव्य कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज जैसे तारीखों पर इसके तृतीय सर्ग की पंक्तियाँ विशेष ऊर्जा देती हैं। बरसों से वन में घूम बाधा विघ्न को चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पाणव आए कुछ और निखर। तो यह कविता न केवल महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि बताती है बल्कि मनुष्य के धैर्य और पुरुषार्थ का भी वर्णन करती है। सामयिक अपडेट, पश्चिम बंगाल चुनाव चर्चाओं के अनुसार आज के दिन बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार का चरणों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज रह सकती है। यदि आप विशेष रूप से किसी क्षेत्र की उम्मीदवार सूची या चुनावी तारीख तो हम देख लेते हैं। दो लिखते हैं, रश्मि रथी देख लेते हैं क्या है आज। रामधारी सिंह दिनकर कृति रश्मि रथी हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना, अमर रचना है जो केवल कर्ण के चरित्र को ही नहीं उभारती बल्कि जीवन के दर्शन और न्याय अन्याय के द्वंद्व को भी दर्शाती है। जब हम रश्मि रथी की बात करते हैं तो इसके तृतीय सर्ग का वह अंश सबसे प्रभावशाली। हम अपने भैया सदन परवाना जी का आभार मानेंगे कि हम बाबूजी को आपका संदेश दे चुके हैं कि आपने प्रणाम भेजा है। तो भैया आपको प्रणाम कि आप मेरे बड़े भैया हैं, कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपके पूरे परिवार को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपका प्रणाम उन्हें भेज चुके हैं, तो आपको भी उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। कृष्ण की चेतावनी, इसके तृतीय सर्ग का यह अंश सबसे प्रभावशाली माना जाता है, जहां भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। हमारी महाभारत की श्रृंखला चल रही बाबूजी के द्वारा। अभी कौरव और पांडवों का जन्म हो चुका है, यानी आदि पर्व की समाप्ति पे हम हो चुके हैं। फिर आगे हम चलते हैं, वेद व्यास जी का जन्म भी हम बता चुके हैं और हम आनंद मूर्ति धाम ग्राम सभा रेवई की पृष्ठभूमि बता चुके हैं कि हम कैसे ये पंथ का निर्माण हुआ, कैसे मेरे बाबूजी उस पंथ से जुड़े और उन्होंने समता समानता बंधुत्व की भावना और नशा निषेध को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। कृष्ण की चेतावनी, तीसरा सर्ग। जब दुर्योधन पांडवों को 5 गांव भी देने से मना कर देता है और उल्टे कृष्ण को ही बांधने की कोशिश करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। यह प्रसंग शक्ति और शांति के संतुलन का अद्भुत उदाहरण है।
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का जय या जीवन जय या फिर जय की मरण होगा। कर्ण का गौरव और दानवीरता। आप जिस महाभारत के सूक्ष्म पहलुओं को पसंद करते हैं, उसके अनुसार दिनकर जी ने कर्ण को शोषितों और प्रतिनिधि बताया। तो कर्ण हमारे थे, दलित भाई थे। कर्ण के माध्यम से कवि ने यह सवाल उठाया कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल वंश से होनी चाहिए या उसके कर्म और योग्यता से। तो कर्ण की मुख्य विशेषताएं जो रश्मि रथी में उभरती हैं, पहला है कवच कुंडल का दान, जानते हुए भी यह छल है। कर्ण ने इंद्र को अपने रक्षक का कवच दान कर दिया। मित्रता का धर्म, दुर्योधन की गलतियों को जानते हुए भी उसके अंतिम समय तक मित्रता निभाई। जातिवाद का प्रहार, दिनकर जी कहते हैं जाति डटते जिनकी पूजा केवल पाषाण, वीर मात्र खोजते विजय चखते सदा रण का रस। तो ये है इस काव्य की कुछ अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। विजय पर, विजय क्या, स्वयं को जीतना ही असली विजय है। बिल्कुल स्वयं पर मैंने जीत हासिल कर ली है। मुझे आप अनसब्सक्राइब करके जाइए या मुझे बने रहिए। मैंने एक बार आपसे कह दिया कि भैया मैं भी कुछ अपनी विचार बनाता हूँ, मैं अपना ब्लॉग बताता हूँ, तो आप बने रहिए। आपका दिल बनेगा तो बने रहिए, आपका दिल बनेगा चले जाइए। मोबाइल तो आपके हाथ में है। पुरुषार्थ पर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या आप रश्मि रथी के विशेष जैसे मानो जब जोर लगाता है, यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से ली गई हैं। यह अंश तब रामधारी सिंह दिनकर आता है जब पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास समाप्त करके निखर कर बाहर आते हैं। ये पंक्तियां न केवल कविता का हिस्सा है बल्कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती हैं। मूल पंक्तियां, है कौन विघ्न ऐसा जग में, आया हमारी क्लास में पढ़ा हमने, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर के मग में, खम ठोक ठेकता है, थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, खम ठोक ठेकता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भावार्थ और व्याख्या, अदम्य साहस, दिनकर जी कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी बाधा विघ्न नहीं है जो एक साहसी व्यक्ति के रास्ते में रुक सके। जब इंसान अपना पूरा संकल्प और शक्ति लगा देता है तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबतें भी अपना रास्ता छोड़ देती हैं। पुरुषार्थ की शक्ति, पत्थर पानी बन जाता है, एक मुहावरा जिसका अर्थ है कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेना। यह मनुष्य की इच्छा शक्ति, विल पावर की जीत का प्रतीक है। संदर्भ 3 संदर्भ क्या कहता है, यह प्रसंग पांडवों के संघर्ष को समर्पित है। दिनकर जी बताते हैं कि विपत्तियां केवल कायरों को डराती हैं। तो हम एक और एक इनका रचना नहीं है, कायर को डहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो ये है, शूरवीर उनका स्वागत करते हैं और निखरते हैं। इस सर्ग को अन्य प्रेरक पंक्तियां इस प्रसंग में आगे दिनकर जी लिखते हैं जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। गुण बड़े एक से प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं उजाला जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। तो इन्हीं की रचना है, बहुत ही मार्मिक रचना है। अर्थात
अर्थात क्षमता हम सबके भीतर है, लेकिन जो संघर्ष की बत्ती नहीं जलाता उसे सफलता का उजाला नहीं मिलता। क्या आप रश्मि रथी के तो देख लेते हैं। हमने लिया है आधा घंटा 45 मिनट का समय लिया है, तो जो भी है हम करेंगे। कृष्ण और कर्ण का संवाद। रश्मि रथी के पंचम और षष्ठम सर्ग के आसपास का वह हिस्सा है जिसे इस महाकाव्य की आत्मा कहा जा सकता है। जब शांति प्रस्ताव विफल हो जाता है तब कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उसे उनके जन्म का रहस्य बताते हैं। यह संवाद राजनीति, नैतिकता और सच्ची मित्रता की एक महान बहस है। कृष्ण का प्रलोभन और सत्य का उद्घाटन। कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। वे उसे प्रलोभन देते हैं, कुरुराज समर्पण करेंगे, पांडव चरण बंदन करेंगे, सब मिलकर तुझे जिताएंगे, तेरा अभिषेक कराएंगे। ये देखिए राजनीति है। कृष्ण कहते हैं कि अगर वह पांडवों के साथ आ जाएं तो उसे न केवल राज्य मिलेगा बल्कि इतिहास और उसे ज्येष्ठ पांडव के रूप में सम्मान देगा। दूसरा कारण क्या है? कर्ण का महान उत्तर, मित्रता और निष्ठा। कर्ण का उत्तर उसकी महानता का शिखर है। वह राज्य और वैभव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि जब वह सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था तब कृष्ण या कुंती कोई नहीं आया, केवल दुर्योधन ने उसे सम्मान। बिल्कुल, जब साथी साथ का पैसा गांठ का, यही जानिए आप इसके मामले। माने साथ, आपके जो साथी वही साथ है, आपके पास जो रुपया है वही आपका है। तो ये इस समय ये निष्ठा होती है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो क्या बात, हार जाए अगर वैकुंठ का भी सार। कर्ण स्पष्ट कहता है कि वह दुर्योधन का साथ छोड़कर कृतज्ञ नहीं बन सकता। कृतज्ञ आता है कि ऋण को भूल नहीं सकता। जिस दुर्योधन ने उसे राजा बनाया, मुसीबत के समय उसे धोखा देना कर्ण के स्वभाव में नहीं है। दान वीरता का दर्शन। कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि उसे राज्य का लोभ नहीं, वह अपनी मृत्यु को सामने देख रहा है फिर भी विचलित नहीं है। कंचन के शिखर छोड़कर पर्वतों पर रहते हैं हम, महलों में नहीं मिलता चैन, प्रसादों के कण कण में है गम। वह स्पष्ट कहता है कि वैभव और विलासिता मनुष्य को कमज़ोर बनाती है, जबकि संघर्ष उसे तपस्वी बनाता है। विदा की बेला। अंत में कर्ण कृष्ण के चरण स्पर्श करता है और कहता है कि अब हमारी अगली भेंट रणभूमि में होगी। कृष्ण भी कर्ण की अडिग निष्ठा देखकर निःशब्द रह जाते हैं। निष्कर्ष। दिनकर जी इस संवाद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कुल और राजनीति, जाति के बड़ा व्यक्ति का चरित्र और उसकी निष्ठा होती है। कर्ण जानता था कि वह हारने वाले पक्ष में है, फिर भी उसने अपने मित्र का साथ देना चुना। रश्मि रथी का यह भाग पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं पर रथ पर सवार हैं। क्या आप इस प्रसंग को जातिवाद पर प्रसंग उस व्यक्ति को पढ़ना जो कर्ण को जातिवाद प्रहार करता है। रश्मि रथी के पहले ही सर्ग में कर्ण अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने आता है और कृपाचार्य उससे उसकी जाति और वंश पूछते हैं। तब कर्ण का, हाँ मैं भी ये बता दूं, मैं संपूर्णानंद सागर हूँ, चमड़ा मांस और रक्त हूँ। तो आप इसको फुल फॉर्म जान लीजिए, मैं वही हूँ। बाद में पूछना ना पड़े यार किसका सब्सक्राइब कर लिया। रश्मि रथी के पहले ही सर्ग में जब कर्ण अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने आता है
और कृपाचार्य उससे उसकी जाति और वंश पूछते हैं, तब कर्ण का उत्तर समाज की कुरीतियों पर एक करारा प्रहार है। दिनकर जी ने, हाँ, जिन्होंने अब सब्सक्राइब मानव कल्याण के लिए सब्सक्राइब किया, उनका भी धन्यवाद है। जाति समाज की कुरीतियों पर एक करारा प्रहार है। दिनकर जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताता है कि शूरवीरता किसी खानदान की जागीर नहीं होती। जातिवाद का कर्ण का प्रहार। जब कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब उसने गरजते हुए कहा, हम बीएड में अपनी बहन प्रियंका सागर को भी कहते हैं कि उन्होंने, सागर मेरा था, उनके में भी सागर था, बीएड 2013 में तो हम लोग मिलते थे। तो भैया बहन आपको नमस्ते है। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाषाण, वीर मात्र खोजते विजय चखते। भैया राजीव भाई साहब आपको जय भीम है। आपको वीडियो मिले तो मेरी बहन प्रियंका सागर को भेजेंगे। चखते चखते सदा रण का रस, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम ना ले सकते हैं। अधम नीच वे ही को जो कुल का नाम जपा करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ बड़ा स्पष्ट और गहरा है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वही अपनी पूर्वजों की विरासत और ऊंची जाति का गुणगान करते हैं। असली वीर वे वीर होते हैं, वे अपना पुरुषार्थ हार्ड वर्क से अपनी पहचान बनाते हैं। कर्ण का तर्क, वीरता ही असली वंश है। कर्ण आगे तर्क देता है कि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, जो तो इंसान क्यों करता है। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जात मेरे धनुष की टंकार से। दिनकर जी यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। जग में केवल दो ही जातियाँ, वीर और कायर, बाकी सब पाखंड जिसे गढ़ते स्वार्थी शायर। आज के संदर्भ में महत्व, आज भी जब हम समाज में योग्यता, मेरिट बनाम जाति का बहस देखते हैं, तो हम एक और बात कहें कि जो हमने अपना बता दिया है वो मैंने ध्यान किया है कि मैं 1200 करूँगा तब मेरा 1000 होगा, तो मैंने 1100 कल हमने टारगेट रखा। हो सकता है कि साहब कृपा ना बरसे, हम 1000 पे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं हमें। बनाम जाति को बहस देखते हैं तो दिनकर जी की ये पंक्तियाँ, एक और हमने मिस्टर बीस्ट का स्टेटस लगा दिया तो लोग 5-7 लोग चले गए, तो उनका आभार है भैया, जाइए। हम अपना अति उत्साह में कभी लगा देते हैं तो आप लोग जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं जल्दी से अपना पासपोर्ट रेडी कर लूँगा, हो सकता है मिस्टर बीस्ट बुला लें। आज भी जब हम समाज में योग्यता, मेरिट बनाम जाति की बहस देखते हैं तो दिनकर जी की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। कर्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि भले ही दुनिया, हमें ड्यूलिंगो से इंग्लिश सीखना पड़ेगा, या इंग्लिश का हम जल्दी से करते हैं। आचार्य प्रशांत का वो देख लेते हैं, गीता की लाइव सत्र हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे और इंग्लिश को हम लिखेंगे ताकि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। हाँ, मैं आने वाले समय में मैं प्रयास करूँगा, आप माई से इंग्लिश का प्रयास करूँगा, करंट अफेयर हो जाएगा। सिखाता है भले ही दुनिया आपको अपने जन्म के, हाँ इसमें मेरे भैया लखनऊ में हाई कोर्ट में भी मुझे जाने का अवसर मिलेगा जून के बाद, तो मैं अपने भैया जेपी त्रिपाठी जी का भी आभार करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी टाइपिंग अच्छी है, आ जाइए आप रहिए। मेरिट बनाम जाति को बहस देखते हैं तो दिनकर जी की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। कर्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि भले ही दुनिया आपको आपके जन्म के आधार पर छोटा समझे, लेकिन आपका ज्ञान और आपका कौशल आपको सबसे ऊंचा स्थान दिला सकता है। एक छोटा सा साहित्य तथ्य, क्या आप जानते हैं कि रश्मि रथी का अर्थ क्या है? रश्मि का अर्थ है किरण और रथी का अर्थ है रथ पर सवार। इसका पूरा अर्थ हुआ वह जिसका रथ सूर्य की किरणों का बना हो।
चूँकि कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए दिनकर जी, वाह दिनकर जी, आपको अभिनंदन है, आपको नमन है कि आपने ऐसा किया। हम बेगूसराय के धरती को भी आभार मानते हैं कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया, कन्हैया कुमार जैसे सपूत को जन्म दिया कि वो भी अपनी बेबाक अंदाजी से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। उन्हें यह तेजस्वी नाम दिया। कर्ण और परशुराम के प्रसंग में भी जात को लेकर एक भावुक मोड़ आता है, तो हम देख लेते हैं। आज हमें समय है। एक बहुत ही भावुक मोड़ आता है। क्या आप उस प्रसंग परशुराम ये देख लेते हैं। यह प्रसंग रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का सबसे भावुक और न्याय अन्याय के द्वंद्व वाला हिस्सा है। कर्ण, जिसे हस्तिनापुर के गुरुओं ने सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर, आज का दिन ऐसे हो गया साहब, हम बहुत आभार मानेंगे इस इंटरनेट की दुनिया का। लोग चाहते हैं कि मुझे लोग सब्सक्राइब करें। पहले के गुरुकुल में लोग कहते थे अरे फला व्यक्ति कैसे आएगा, तो हम पर तो नहीं हुआ है। हमने सीधा बताया भैया हम संपूर्णानंद सागर हैं, बस। यह प्रसंग रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का सबसे भावुक और न्याय अन्याय के द्वंद्व वाला। हाँ भाई साहब को थोड़ा सा झेलना पड़ा मेरे बड़े भैया श्री परमानंद सागर को, तो हम में नहीं कोई कह पाया, हमें वो था। कर्ण, जिसे हस्तिनापुर के गुरुओं में सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया था, अपनी विद्या की प्यास बुझाने हमने जैसा हम सबको मान सम्मान किए हैं। हम जाति भी पाति को पूजते नहीं हैं। हाँ, आपके नाम से लगा है तो उसको बोलते हैं आप आइए मेरा नाम बोलिए। सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया था। अपनी विद्या की प्यास बुझाने के लिए भगवान परशुराम के पास पहुंचता है, लेकिन परशुराम ने संकल्प लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। कर्ण यहाँ एक सत्य छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगता है। यह वह घटना जिसने रहस्य खोल दिया। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी कहीं से एक विषैला कीड़ा भृंग आया और उसने कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिलता है तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। हाँ, एक बात है, मैं अपने भाइयों में कहता हूँ, कल मैंने अपने अंबेडकर समुदाय को भी भेजा कि मुझे कम पड़ रहा है 1000 में। ऐसे निर्लज्ज आदमी होते हैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो इनमें साहस नहीं होता है। हाँ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझ में क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में मैं हूँ। हे ईश्वर, आप मुझ में ऐसे ही शक्ति बनाए रहिए, मुझे कुछ मत दीजिए, मुझ में साहस दे दीजिए। विषैला कीड़ा भृंग और आया, उसने कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिलता है तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, इसलिए वह असहनीय पीड़ा सहता रहा। जांघ से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन कर्ण से मस नहीं हुआ। जब परशुराम जागे और उन्होंने बहता हुआ रक्त देखा तो वे तुरंत समझ गए, ब्राह्मण कभी इतनी बड़ी सहन नहीं कर सकता। इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। परशुराम का क्रोध और श्राप। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण से सत्य पूछा। जब कर्ण ने स्वीकार किया कि वह सूत पुत्र है तो परशुराम को लगा कि उनके साथ छल हुआ है। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, सीखा हुआ यह ज्ञान अंत समय में भूल जाएगा। जब होगी सबसे अधिक आवश्यकता तब काम न आएगा। दिनकर जी ने यहाँ परशुराम के क्रोध के साथ साथ उनके भीतर दुख को हम अपने गुरु से कभी नहीं बोले हैं कि हम फला आदमी हैं। हमने बताया पूरा संपूर्णानंद सागर है, कोई भी है। बड़ी खूबसूरती से उभारा
परशुराम अपने सबसे प्रिय शिष्य को श्राप नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से बड़े बाधे थे। कर्ण का उत्तर एक मौन विद्रोह। कर्ण ने उस श्राप को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया। दिनकर जी लिखते हैं कि कर्ण का असली अपराध छल नहीं, बल्कि उसकी वह तड़प थी जिसने उसे झूठ बोलने पर बिल्कुल झूठ बोलने का मजबूर किया, क्योंकि समाज उसे योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं दे। हाँ, इसमें हमारे कुछ माननीय लोग ऐसे करते हैं। परशुराम ने विदा करते समय यह भी कहा, जा ओ सूत पुत्र, तू भले ही मेरा ज्ञान भूल जाए, पर तेरा नाम इस संसार में अमर रहेगा। साहित्यिक सारांश। रश्मि रथी का यह भाग दिखाता है कि कैसे नियति डेस्टिनी बार बार कर्ण की परीक्षा लेती है। पहले माँ ने त्यागा, फिर समाज ने ठुकराया और अंत में गुरु का श्राप भी उसे झेलना पड़ा। कर्ण ने जीवन का कौन सा पक्ष आपको सबसे, तो ये है इनके पास। अब हम आज के एक दिन कुछ, तो हम पहला ही देखते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आप उस अडिग कवच कौन सा पक्ष आपको प्रभावित करता है? अडिग दानवीरता, अटूट मित्रता, अकेलापन या संघर्ष। तो तीनों ही बहुत ही मार्मिक है, तो पढ़ देते हैं जल्दी से। कर्ण की अडिग दानवीरता वास्तव में रश्मि रथी का वह हिस्सा है जो उसे एक साधारण योद्धा से उठाकर देवता के समकक्ष खड़ा कर देता है। दिनकर जी ने चतुर्थ सर्ग में इस प्रसंग का इतना सजीव वर्णन किया है कि पाठक की आंखें नम हो जाती हैं। जब इंद्र अर्जुन के पिता यह समझ जाते हैं कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, तो वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर कर्ण के द्वार पर पहुँच। कर्ण का एक और था, स्नान के बाद जो भी व्यक्ति मिलता था, उनसे कुछ भी याचना करता था, तुरंत वो अपनी निष्ठा को, अपने वो लक्ष्य को नहीं छोड़ते थे, वो ज़रूर पूरा कर देते थे। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर कर्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। चेतावनी का अनसुना करना। सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही स्वप्न में सचेत कर दिया था कि इंद्र छल करने जाएंगे, लेकिन कर्ण का उत्तर उसकी दानवीरता से शिखर को दर्शाता है। रवि, मैं तो केवल अर्चक हूँ, देवों का सेवक नर्तक हूँ। यदि इंद्र मांगे प्राण, उन्हें भी हंसकर दे सकता हूँ। वाह, मस्तक काटकर उसके पद पर धर सकता हूँ। कर्ण का मानना है कि एक दानवीर के लिए उसके प्राणों से बढ़कर उसका वचन और उसकी प्रतिष्ठा है। जब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने दान मांगा तो कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से जुड़े कवच और कानों के कुंडल काटकर दे दिए। सोचिए वह दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा जब कर्ण ने लहूलुहान होकर अपनी रक्षा का एकमात्र साधन दान कर दिया। वाह दानवीर, तन से उतार वह स्वर्ण ढाल, ले लो हे विप्र करो निहाल। हंसकर उसने यह दान दिया, इंद्र का सारा गर्व हर लिया। इंद्र का लज्जित होना। कर्ण को इस महानता को देखकर स्वयं देवराज इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि वे अर्जुन को जान बचा रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि वे कर्ण के व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटे पड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने
प्रभावित होकर कण को एकाग्नि यानी शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। एक बार अस्त्र दिया है, शक्ति बाण दे दिए हैं। दानवीर के पीछे का दर्शन। दिनकर जी कर्ण के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि दान वह नहीं जो आप अपनी फालतू चीज़ों में से दे दें। बिल्कुल सही है, दान देना तो अपना अंग दो, खून दो, ब्लड दो, ये दान होता है। हमारे जैसे जेपी भैया, उन्होंने 32 बार रक्तदान किया है। हाँ, आने वाले समय में मुझे बुलावा आया, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं जा पाया। दिनकर जी कर्ण के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि दान वह नहीं है जो आप अपनी फालतू चीज़ों में से दें, बल्कि दान वह है जो आप अपनी सबसे प्रिय। और हमने वो जेपी भैया 42 मिनट मुझसे बात की है, उनका भी आभार कि भैया आप इतना समय देते हैं अपने स्टूडेंट को। बल्कि दान वह है जो आप अपनी सबसे प्रिय और आवश्यक चीज़ का करें। कर्ण जानता था कि कवच कुंडल देने का अर्थ है उसकी मृत्यु को निमंत्रण देना, फिर भी उसने दानवीर कहलाने के अपने धर्म को नहीं छोड़ा। क्या आप चाहते हैं? अब हम शामिल करते हैं आज का बर्थडे। आज जन्मे सभी लोगों को जन्मदिन की शुभकामना। और हम 5 मिनट में ये वीडियो की समाप्ति होगी। तो हम आज जन्मे 10 अप्रैल को केवल डॉक्टर हैनी मैन की जयंती है। आज 10 अप्रैल को ना केवल डॉक्टर हैनी मैन की जयंती है, बल्कि आज के दिन कई ऐसी शख्सियतों का भी जन्मदिन है जिनका भारतीय संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया में बड़ा नाम है। अगर हम आपके पसंदीदा विषयों साहित्य और 90 दशक, तो आज के दिन मेरा पसंदीदा वर्ग जीवनी में समझ लिया है, साहित्य है। साहित्य, चिकित्सा ना, बॉलीवुड तो ये आयशा जुल्का, मैं बॉलीवुड को भी देखता हूँ। तो 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री आयशा जुल्का का आज जन्मदिन है। तो उन्होंने जो जीता वही सिकंदर, और मैंने बहुत पसंद है। वो सिकंदर ही नहीं कहलाता है, और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई थी। 90 के दशक के गानों और फिल्मों के प्रति आपकी रुचि को देखते हुए उनके सदाबहार गाने आज भी उस दौर की यादें ताज़ा कर देती हैं। हिंदी साहित्य, रामचंद्र शुक्ल की विरासत, ये हमने देख लिया। पुलित्जर पुरस्कार जोसेफ का है। आयशा जुल्का ही देख लेते हैं, 1 नंबर देखते हैं क्या है, और एक आध गाने हो जाएं, फिर हम जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं। आयशा जुल्का बहुत ही समय में हम ये सत्र की समाप्ति करते हैं। एक आयशा टाकिया होती थी, आयशा जुल्का हमें याद नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार, बस हम पढ़ते हैं, तब तक बोल देते हैं। हैनी मैन और साहित्य का मेल। डॉक्टर हैनी मैन केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे कई भाषाओं, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, अरबी के ज्ञाता थे। उनका लेखन इतना तार्किक और विस्तृत है कि उसे चिकित्सा का क्षेत्र दर्शन शास्त्र कहा जाता है। उनकी मुख्य पुस्तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को भी आज भी होम्योपैथिक बाइबल माना जाता है। तो हम देखते अभी नहीं आया। भारत में उनकी विरासत। भारत में डॉक्टर हैनी मैन को बहुत सम्मान दिया जाता है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल को अक्सर होम्योपैथी का गढ़ माना जाता है, जहां इस पद्धति ने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई। क्योंकि
आप पश्चिम बंगाल के घटनाक्रमों पे नज़र। आयशा जुल्का 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। अभी आ गया है आयशा जुल्का। आयशा जुल्का को हम करियर की आयशा जुल्का 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय के दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। आज 10 अप्रैल को उनके जन्मदिन को उनके करियर और उन यादगार को यह दिलचस्प है। 90 के दशक की हैं, करियर की ऊंचाई जो जीता वही सकन। इस फिल्म में अंजलि के किरदार में उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी और उस फिल्म के गानों को आज भी कल्ट माना जाता है। खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ उनकी इस फिल्म में बॉलीवुड के एक नया खिलाड़ी दिया और आशा की मासूमियत को पसंद आया। आपके पसंदीदा गाने में जुड़ा पहला नशा पहला खुमार, तो ये गाना है जो जीता वही। आपने अलका याग्निक जी के गाने में काफ़ी रुचि दिखाई है, तो ये जेमिनी को भी याद है हम क्या। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, ये देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार साजन, इसमें रह चुकी हैं। 90 के दशक में दलाल उस दौर के फिल्मों एक खास तरह की संवेदनशीलता होती। आशा ये है दलाल में संग, ये है वर्तमान जीवन। आज आयशा जुल्का फिल्मों में कम सक्रिय हैं, लेकिन सोशल मीडिया और पशु कल्याण एनिमल वेलफेयर के कार्यों में काफ़ी जुटी रहती हैं। आज ही उनकी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए वापसी की है उनकी अभिनय की कहानी। तो हम गा देते हैं पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इम्तिहान, बस गाते हैं पहला नशा पहला खुमार। बस 1 मिनट और हम जाते हैं। इनको जन्मदिन की शुभकामना इसी गाने से देते हैं। आयशा जी को पहुंच जाए मेरा वीडियो तो मेरा जन्मदिन की शुभकामना स्वीकार कर लीजिएगा मैडम जी। आपका वीडियो हमने आपका फिल्म हमने काफ़ी समय देखा है। आजा आजा रे माही तेरा रास्ता उलीट दिया, आजा रे माही तेरा रास्ता उलीट दिया, देखा है पहली बार साजन की आंखों में। अच्छा, इसमें कैमियो इन्होंने किया था। और देखा है पहली बार वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम मिलके। 90 के दशक का नाम लेते ही अब आ गया पहला। अब ये कहानी बता रहे हैं, कहानी बताने लगते मज़ा नहीं आता है। पहला नशा पहला खुमार फिल्म जो है जीता वही सिकंदर 1992। गायक उदित नारायण और साधना सरगम। अलका याग्निक के गीतों को पसंद किया है, 19 के दशक का है। तो ये है तो जन्मदिन की शुभकामना। उड़ता ही जाए इस हवा में कहीं ना मैं झूलो इन घटाओं में, ये भी है। तो हम जन्मदिन की शुभकामना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। तो आज ये समय हो गया 7:32, 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, तो आप अगर अभी तक रुके हुए हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जन्मदिन की शुभकामना। नमस्ते।